हेलो दोस्तों, ट्रिक्स फॉर ऑल स्टूडेंट्स में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इंट्रोडक्शन टू इंटरनेशनल रिलेशन थ्योरीज कॉन्सेप्ट एंड डिबेट, ये आपका एक सब्जेक्ट है और आपके इस सब्जेक्ट में आपको एक यूनिट में कई सारी अवधारणाएं पढ़नी है, जैसे कि शक्ति क्या है, या जो पावर का कॉन्सेप्ट था उसे हमने पहले की वीडियो में समझ लिया था। इसके साथ ही हमने संप्रभुता की जो अवधारणा है इसको समझ लिया था। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे साम्राज्य की, कि आखिर साम्राज्य का क्या अर्थ होता है। ये जो कॉन्सेप्ट है इसको हम क्लियर करने की कोशिश करेंगे। तो आज के इस वीडियो में हम पूरी तरह आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग सारी बातें करेंगे, साम्राज्य से संबंधित, एम्पायर से संबंधित, कि इसका क्या अर्थ होता है और क्या क्या बातें आपको पढ़नी हैं। तो दोस्तों, प्लीज़ वीडियो को पूरा देखना ताकि सारी बातें आपको आसानी से समझ में आ सकें। तो चलिए बिना देरी के अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। और अगर आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लें। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे हम सबसे पहले साम्राज्य को समझेंगे, लेकिन साम्राज्य को डायरेक्ट पहले समझने से पहले हम कुछ दूसरी बातें यहाँ पर करेंगे। यहाँ पे दोस्तों, डायरेक्ट साम्राज्य को समझने से पहले यहाँ पर सबसे पहले हम बात करते हैं साम्राज्य और राष्ट्र राज्य के अंतर की। मतलब एक राष्ट्र राज्य और साम्राज्य में क्या अंतर होता है, पहले हम इसको समझेंगे। राष्ट्र राज्य में हल्का सा आपको नॉर्मली बताऊं तो वर्तमान समय में जो आपको देश दिखाई दे रहे हैं इन्हें हम राष्ट्र राज्य ही कहते हैं, नेशन स्टेट ही कहते हैं। ठीक है, बाकी आप किसी वीडियो में इन्हें काफ़ी डिटेल में कवर करेंगे या पढ़ेंगे, वो बात अलग है। लेकिन राष्ट्र राज्य का हल्का सा मतलब आपको समझ में आ गया कि वर्तमान समय में मैप में जो आपको देश दिखाई दे रहे हैं, यूएसए, इंडिया, पाकिस्तान, अफ्रीका के जो देश हैं, नॉर्मली सभी को राष्ट्र राज्य कह दिया जाता है और यहाँ पे सभी के लिए यूज़ किया गया है। हालांकि इसका एक बहुत व्यापक अर्थ है, वो आपको मैंने कई वीडियोज़ में बताया भी है और आगे भी कई वीडियोज़ में आपको अलग से बताया जाएगा। तो वो यहाँ पर आपको नहीं पढ़ना, हल्का सा बस अंडरस्टैंडिंग चाहिए। तो यहाँ हम बात कर रहे हैं कि साम्राज्य और राष्ट्र राज्य में क्या अंतर होता है। तो एक विद्वान है जोसेफ कोलोमर, तो इन्होंने साम्राज्यों और राष्ट्र राज्यों के बीच निम्नलिखित अंतर किया है। ठीक है, ये अंतर किया है, इसको हम पढ़ लेते हैं। जैसे कि इन्होंने बताया कि जो साम्राज्य होते हैं उनकी तुलना में राज्य बहुत छोटे होते हैं। ठीक है, साम्राज्यों की तुलना में जो राज्य होते हैं, यहाँ पे राज्य आएगा। ठीक है, राज्य बहुत छोटे होते हैं। इन साम्राज्यों के पास स्थायी या निश्चित सीमाएं नहीं थी, जबकि राज्यों के पास निश्चित सीमाएं हैं। अब यहाँ बात को समझिए। यहाँ पे कहा जा रहा है, जैसे कि यहाँ पे आप एक मैप देखिए, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा बैजेंटाइन साम्राज्य, यानी कि बैजेंटाइन आपको एम्पायर दिखाई दे रहा है ना। तो ये क्या है, बैजेंटाइन एम्पायर का मतलब है ये पूरा एक बहुत बड़ा जो एम्पायर था, पूरा इस एरिया का जो एम्पायर था, यहाँ पे आप दिख रहा है, ये पूर्वी यूरोप आप इसे कह सकते हो, एशिया का कुछ हिस्सा इसमें शामिल है। तो ये जो एरिया था दक्षिण पूर्वी पूरा यूरोप का, ये यहाँ पे बैजेंटाइन साम्राज्य था। इसके बाद फिर बैजेंटाइन साम्राज्य के जो पश्चिम में था वो वहाँ पे फिर रोमन साम्राज्य था। हालांकि रोमन साम्राज्य पहले पूरे यूरोप में था, फिर बैजेंटाइन साम्राज्य भी आ गया तो रोमन साम्राज्य पश्चिम में सिमट गया। तो आप देखिए यहाँ पर जो साम्राज्य हैं उनकी कोई बाउंड्री कन्फर्म नहीं थी। यहाँ पे पर्शियन एक साम्राज्य दिखाई दे रहा है आपको। ठीक है, तो ये यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, इसकी जो बाउंड्री है वो कन्फर्म नहीं है। तो हम कहने का मतलब है जो साम्राज्य हुआ करते थे उनकी बाउंड्रीज मतलब कंफर्म नहीं हुआ करती थी। भारत में अगर हम इस समय देखें तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, जैसे कि चालुक्यास लिखा है, जो चालुक्य वगैरह थे उनका साम्राज्य दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको दिखाई दे रही हैं कि बाउंड्री जो थी वो पहले कंफर्म नहीं थी, अलग अलग साम्राज्य हुआ करते थे। अब मैप को कोई मतलब बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि सर मैप में कुछ गलतियाँ हैं, ये है वो है। तो अगर ऐसा आपको मतलब लग रहा है तो यहाँ पे इस चीज़ को आप सीरियस ना लें, क्योंकि ये बस आपको समझाने के लिए है। ठीक है, यहाँ पे मैप का यूज़ बस सिर्फ और सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए ही मैंने यहाँ पे आपको दिखाया है। ठीक है, बस यहाँ पे एक उदाहरण देने का पर्पज़ है, बाकी यहाँ पे हम मैप के बारे में स्टडी नहीं कर रहे हैं। तो ये बात है। अब यहाँ पे आप आज के राज्य को देखिए, यूरोप को मैं दिखा रहा हूँ, हालांकि ये वाला मैप अलग जगह का है और ये वाला मैप अलग जगह का है। ठीक है, लेकिन आप बात को समझिए। जैसे कि यहाँ पे देखिए, यूरोप का जो मैप अगर हम आज का देखें तो वहाँ पे आपको दिखाई देगा, पूरे वर्ल्ड का ही मैप देख लो आज के टाइम का, तो आपको क्या दिखाई देगा, स्पष्ट बाउंड्री दिखाई देगी। ठीक है, कि ये जो देश है वो यहाँ तक फैला है और ये जो देश है वो यहाँ तक फैला है। स्पष्ट बाउंड्री है, मतलब बाउंड्री जो है, जो सीमा है वो कन्फर्म है। जैसे कि स्विट्ज़रलैंड आज से 100 साल पहले भी यहीं पर था, 100 साल बाद भी आज हम देख रहे हैं यहीं पर है, उसकी बाउंड्री यहीं पर है। मतलब क्या कि बाउंड्री ये बदल नहीं रही है, कम या ज़्यादा नहीं हो रही, बाउंड्री को कंफर्म कर दिया गया है। ठीक है, तो ये होता है आज का राज्य। तो आज का राज्य का मैप आपने देख लिया।
आज ऐसे राज्य आपको दिखाई देंगे। तो यहाँ पे आपको बात समझ में आए कि साम्राज्य और राज्य में क्या अंतर होता है। आई होप यहाँ तक आपको साम्राज्य भी समझ में आ गया होगा, लेकिन जो भी बातें हैं करनी है हमें आगे, तो और हम बातें करेंगे आगे। तो एक बात आपको समझ में आई, जो साम्राज्य होते थे वो बड़े होते थे, विशाल होते थे। ठीक है, बड़े इसलिए भी होते थे क्योंकि जो साम्राज्य थे उनकी बाउंड्री कोई कन्फर्म भी नहीं थी। ऐसा नहीं है कि उनकी बाउंड्री लिमिट में थी। कई बार वो छोटे हो जाते थे साम्राज्य, कई बार वो बड़े हो जाते थे। उनकी जो सीमाएं थी वो कन्फर्म नहीं थी। इसके साथ ही एक राज्य को एक क्षेत्र और जनसंख्या पर सर्वोच्च शक्ति प्राप्त होती है, जबकि एक साम्राज्य के भीतर विभिन्न समूहों और केंद्र के साथ असमित वाली क्षेत्रीय इकाइयों का संयोजन होता है। कहने का मतलब यह है कि एक जो स्टेट होता है, आज हम स्टेट को अगर हम देखें दोस्तों, तो स्टेट जैसे कि अब इटली, फ्रांस, जर्मनी, भारत या दूसरे जो स्टेट हैं, यहाँ पे अगर हम स्टेट को देखें तो यहाँ पर एक निश्चित क्षेत्र होता है इनका, और वहाँ पर जो निश्चित जनसंख्या होती है, जो निश्चित क्षेत्र होता है, उस पर एक सर्वोच्च शक्ति होती है और राज्य को वो सारी शक्ति प्राप्त होती है। मतलब ये कि राज्य में जो सरकार होगी, राज्य में जो व्यवस्था करने वाली जो भी संस्था है, उसके पास राज्य की सारी शक्ति होती है। ठीक है, वो सर्वोच्च शक्ति उसके हाथ में होती है। मतलब ये कि आज के टाइम का जो राज्य है वो अपने आप में संप्रभु राज्य है, मतलब उसके पास सारी शक्ति है और वो सर्वोच्च शक्ति के रूप में कार्य करता है। लेकिन जो साम्राज्य हुआ करते थे दोस्तों, वो बड़े हुआ करते थे, जिस कारण से वहाँ पर अलग अलग समूह होते थे। और ऐसा भी था, जैसे कि यहाँ पे आप देखिए, जैसे कि जो साम्राज्य थे, जैसे कि अभी यहाँ पे मैं उदाहरण ले रहा हूँ बस, जैसे कि मान लो जब यहाँ पे अशोक का साम्राज्य था, ठीक है, तो अशोक का साम्राज्य काफ़ी बड़ा था भारत में। अब ऐसे में अशोक का जो नियंत्रण था ज़्यादा, वो मुख्य जो भारत है यहाँ पर ज़्यादा नियंत्रण था, लेकिन जो दूर दराज के एरिया थे, अफगानिस्तान वगैरह का जो एरिया था, तो ऐसे उदाहरण मिलते हैं कि वहाँ पे इतना कड़ा नियंत्रण या प्रशासन नहीं रहा होगा। मतलब ये कहने का है कि जो साम्राज्य होते हैं वहाँ, उसमें कई सारी जाति, कई सारे धर्म या कई सारी नस्ल के या अलग अलग जो संप्रदाय हैं उसके लोग होते हैं, उसमें अलग अलग सांस्कृतिक जगह के लोग भी शामिल हो जाते हैं साम्राज्य में, क्योंकि कई बार कोई राजा दूसरे क्षेत्र को जीतकर अपने हिस्से में मिला लेता है। तो ऐसे में यही होता है कि साम्राज्य में अलग अलग जातीय समूहों के लोग भी रहते हैं, जो अपने अपने क्षेत्र में अपने अपने क्षेत्र में कई सारी शक्ति का यूज़ भी करते हैं। लाइक अगर कोई साम्राज्य स्थापित होता भी है, तो उस साम्राज्य में जो सर्वोच्च व्यक्ति होता है वो पूरी शक्ति का वो हर क्षेत्र में पूरी शक्ति यूज़ नहीं कर पाता। कहने का मतलब यह है कि दूर दराज के जो इलाके होते हैं वहाँ पर कई सारे लोग, कई सारे ग्रुप सक्रिय होते हैं। हालांकि एक जो सम्राट है उसका एक नियंत्रण होता है, लेकिन इतना ज़्यादा नियंत्रण नहीं होता हर एक क्षेत्र पर। तो यहाँ पे यही कहा जा रहा है दोस्तों, कहने का मतलब है कि विभिन्न समूहों और केंद्र के साथ अस्मित वाली क्षेत्रीय इकाइयाँ होती हैं। मतलब अलग अलग समूह होते हैं, जो केंद्र सरकार होगी, जो मेन सम्राट होगा, उसके साथ उनके अलग अलग संबंध होते हैं। जैसे कि जब मुगल साम्राज्य बना था, तो मुगल साम्राज्य में क्या था, मुगलों ने अलग अलग समुदायों से अलग अलग तरह से समझौता किया था। राजपूतों से अलग तरीके का समझौता था, हाँ, और राजपूत वाले जो एरिया था वहाँ पे अलग तरीके की शक्ति का प्रयोग हो रहा था। तो कुल मिलाकर मिलाकर कहा जाए तो राज्य जो होता है वो पूरी शक्ति का अपने प्रयोग करता है, लेकिन साम्राज्य में हर क्षेत्र में जो सम्राट होता है वो पूरी तरह शक्ति का प्रयोग नहीं कर पाता, या उसमें कई सारी भिन्नताएं होती हैं। इसके साथ ही एक राज्य जबकि एक अधिकार व एक रूपता चाहता है, वहीं साम्राज्यों के पास बहुस्तर अतिव्यापी अधिकार क्षेत्र थे। कहने का मतलब यह है कि आज के टाइम पर अगर हम नेशन स्टेट को देखें, एक स्टेट को देखें, तो एक स्टेट क्या चाहता है, एक रूपता, मतलब एक ही संस्कृति हो, सब एक ही भाषा बोलें, सब एक ही तौर तरीके से रहें, ताकि हमारे अंदर एक एकता की भावना स्थापित हो सके। या फिर यहाँ पे ये भी कहा जाता है कि जो राज्य है वो ऐसा प्रयास करता है कि सारी चीज़ें उसके हाथ में रहें और सारी चीज़ें एक रूपता के अंडर में रहें, मतलब ज़्यादा विविधता ना हो। लेकिन जो साम्राज्य होते हैं वो बहुत बड़े स्तर के होते हैं। बड़े स्तर का मतलब अब बड़े-बड़े साम्राज्य होते हैं, तो उसमें मैंने आपको बता दिया, उसमें कई सारे जातीय समूह शामिल होते हैं, अलग-अलग स्तर के लोग होते हैं उसमें, अलग-अलग क्षेत्रीय समूह होते हैं। तो इस तरह काफ़ी विविधता होती है साम्राज्यों में। लाइक अगर रोमन साम्राज्य की बात करें तो इतना व्यापक था, उसमें दूर-दराज के जो एरिया थे वो अलग तरह से रह रहे थे, उनका रहन-सहन काफ़ी अलग था, लेकिन साम्राज्य का हिस्सा थे। तो ऐसे ये होता है अंतर साम्राज्य और राष्ट्र में। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी, और यहाँ पर अगर हम देखें तो आपको काफ़ी हद तक साम्राज्य का मतलब स्पष्ट हो गया होगा।
अब यहाँ पर हमें कई सारी बातें करनी है, तो ये भी हम कर लेते हैं, साम्राज्य से संबंधित ही है ये। यहाँ तक वैसे मैंने चैप्टर यहाँ से शुरू नहीं किया, शुरू इसलिए नहीं किया क्योंकि पहले मुझे कॉन्सेप्ट क्लियर करना था, और यहाँ तक आपको कॉन्सेप्ट पूरी तरह क्लियर हो गया है, साम्राज्य का अर्थ आपको अच्छे से समझ में आ गया है। लेकिन और भी क्या बातें आपको पढ़नी है, तो हम यहाँ से आगे शुरू कर रहे हैं। और अपनी अगर आप आंसर राइटिंग करें तो आप हो सके तो यहीं से आप कर सकते हैं। जो राष्ट्र राज्यों का अंतर है, साम्राज्यों का जो अंतर था, उसे आप एंड में मतलब इसके बाद बता सकते हैं। साम्राज्य एक प्रकार की राजनीतिक इकाई है जिसमें कई राष्ट्र और क्षेत्र सम्मिलित होते हैं, अक्सर युद्ध में विजय की प्राप्ति द्वारा गठित होते हैं, और ये एक समूह केंद्र और नम परिधि में विभाजित होते हैं। यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि साम्राज्य क्या होता है, साम्राज्य एक प्रकार की राजनीतिक इकाई है। राजनीतिक इकाई मतलब एक क्षेत्र पर किसी राजा महाराजा या किसी सम्राट का कब्जा होता है, शासन व्यवस्था स्थापित होती है। राजा महाराजा के अलावा भी कोई भी हो सकता है, तो एक प्रकार की राजनीतिक इकाई है। इसमें क्या होता है, साम्राज्य में कई सारे राष्ट्र शामिल होते हैं। कई सारे राष्ट्र का मतलब है कई सारे सांस्कृतिक क्षेत्र शामिल होते हैं, अलग अलग भाषा, अलग अलग धर्म से संबंधित क्षेत्र भी जो है वो शामिल होते हैं साम्राज्यों में। ठीक है, और ये जो साम्राज्य होते हैं वो कैसे बनते हैं, वो जीत से बनते हैं, वो युद्ध से बनते हैं। जो राजा वगैरह थे वो जीतते जाते थे, ठीक है, जो ताकतवर जो देश था वो जीतते जाता था, और विजय के उपरांत वो दूसरे क्षेत्र को अपने में मिला लेता था, तो ये विजय से बनते हैं। ठीक है, और इसमें क्या होता है, प्रमुख केंद्र होता है। प्रमुख केंद्र मतलब जहाँ पे एक राजा विराजमान होता है, और फिर वो राजा तो मेन जहाँ होता है वो मेन जगह होती है, लेकिन इसका एक नम परिधि होती है। नम परिधि मतलब दूर तक फैला होता है साम्राज्य। अब यहाँ पे ध्यान देना, कई सारे छोटे साम्राज्य भी रहे हैं दोस्तों, लेकिन फिर भी आप बात को समझिए। जो साम्राज्य होता है वो बड़ा भी होता जाता है, बड़ा भी होता जाता है। साथ में ऐसा नहीं है कि जो साम्राज्य है उसकी पूरा जो बाउंड्री है वहाँ पर सारी की सारी सेनाएं तैनात हैं। मतलब यह है कि जो बाउंड्री का जो एरिया होता है वहाँ पर थोड़ा सा आप देखोगे नम परिधि पाई जाती है। नम परिधि का मतलब है जो साम्राज्य होते हैं, जैसे कि मान लो साम्राज्य यहाँ तक इस घाटी तक फैला हुआ है, तो इस घाटी से थोड़ा पहले तक ही उनकी सेनाएं रहेंगी नॉर्मली, या ये स्पष्ट नहीं रहता कि यहाँ तक साम्राज्य है, यहाँ तक साम्राज्य को मैप में थोड़ा आगे तक दिखा दिया जाता है, होता हकीकत में थोड़ा पीछे है। तो यहाँ पे साम्राज्य ऐसे होते हैं जिसका एक विस्तृत क्षेत्र होता है, काफ़ी फैला हुआ क्षेत्र होता है। ठीक है, ये होता है साम्राज्य की विशेषताएं। एक साम्राज्य की शाही राजधानी, जिसे अक्सर महानगर के रूप में जाना जाता है, इसका बाहरी क्षेत्र पर राजनीतिक प्रभाव होता है। इसमें विभिन्न प्रकार की जनसंख्या को विनियमित किया जाता है, और साथ ही इसमें एक साम्राज्य के भीतर अधिकारों के अलग अलग समूह होते हैं। कहने का मतलब यह है कि एक साम्राज्य की जो एक शाही राजधानी होती है, मतलब एक कैपिटल होता है जहाँ पे मुख्य रूप से जो एक बड़ा नगर होता है, जहाँ पे प्रमुख अधिकारी या जो सम्राट है, जो मेन व्यक्ति है, जिनके पास शक्तियाँ हैं, वो व्यक्ति होते हैं, और उनका फिर बाहरी क्षेत्रों पर भी, राजधानी के क्षेत्र के बाहर राजनीतिक प्रभाव होता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें होती हैं, नॉर्मल बातें हैं, आ गई होंगी समझ में। एक कठोरतम परिभाषा के अनुसार साम्राज्य एक संप्रभु राज्य होता है, जिसका सम्राट राज्य के प्रमुख के रूप में होता है। हालांकि सर्वोच्च अधिकारी के नियंत्रण में एक संयुक्त क्षेत्र वाले सभी राज्यों को राज्य या सम्राटों द्वारा शासित नहीं किया जाता या माना जाता, और इन सभी स्ववर्णित साम्राज्यों को इतिहासकारों और समकालीनों द्वारा मान्यता नहीं दी जाती। कहने का मतलब यह है, अगर हम नॉर्मली बात को समझें तो एक जो साम्राज्य होता है वो एक संप्रभु राज्य होता है, जहाँ पर सम्राट बिल्कुल संप्रभुता के साथ, सर्वोच्च शक्ति के साथ राज्य करता है। ठीक है, इसके साथ ही कई जगहों पर भी राजा महाराजाओं ने राज किया है, लेकिन कई राज्यों को साम्राज्य नहीं माना जाता, क्योंकि देखो सर्वोच्च शक्ति कई बार हम देखते हैं कई सारे देशों में आज भी हमें दिखाई देगी कि सभी जो राज्य हैं वो संप्रभु हैं, तो हम सभी को साम्राज्य तो नहीं कह सकते ना, सब आज स्टेट नेशन में बदल चुके हैं। तो यहाँ पे यही कहा जा रहा है कि सभी राज्यों को साम्राज्य नहीं कहा जाता। तो ये सामान्य बातें थी, हल्का सा समझिए, जो डाउट लग रहा है कुछ भी है तो उसको इग्नोर कीजिए। अब यहाँ पे इतना आप डीप में नहीं जाएंगे, टाइम इतना नहीं होता। हरफैंड मुकलर राज्यों का एक दूसरे के साथ पारस्परिक संबंध होना, और कम से कम सिद्धांत रूप में अन्य राज्यों की संप्रभुता को स्वीकार करना है। इस मौलिक औचित्य की व्यापक स्वीकृति अन्य सरकारों के साथ सभी कभी कभी संघर्ष की लड़ाई को भी नहीं रोक पाती है। इसके विपरीत साम्राज्यों का सत्य यह है कि वे केवल अपनी स्वयं की संप्रभुता को स्वीकार करते हैं और किसी को समान नहीं मानते, जो कि उन्हें एक पक्षवाद की प्रवृत्ति की ओर ले जाता है।
तो यहाँ पे लिखा है कि कभी कभी संघर्ष की लड़ाई को भी नहीं रोक पाते। कहने का मतलब ये है, जो साम्राज्य होते हैं वो संघर्ष को रोक नहीं पाते हैं, वो युद्ध को टाल नहीं पाते हैं। लाइक अगर आप आज के नेशन स्टेट देखें तो सभी देश एक दूसरे की बाउंड्री का सम्मान करते हैं, तो इससे कई बार युद्ध टल जाता है। जब एक देश को लगता है कि हाँ मैंने दूसरे देश के ज़मीन पर कब्जा किया है तो भाई मुझे पीछे हटना पड़ेगा, नहीं तो युद्ध हो जाएगा। जब उसे एहसास होता है कि मैंने दूसरे देश की ज़मीन पर कब्जा किया है, क्यों एहसास होता है उसे? क्योंकि पहले ही ये मान्यता हो जाती है कि हाँ तुम्हारी बाउंड्री यहाँ तक थी, मेरी बाउंड्री यहाँ तक थी। अगर अब उल्लंघन करेगा कोई तो सबको पता रहता है कि गलत कौन है, सही कौन है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो संघर्ष को आज हम देखते हैं कि राष्ट्र राज्यों के द्वारा कई बार टाला भी जाता है, लेकिन जो साम्राज्य होते हैं वो ऐसा नहीं कर पाते हैं, वहाँ युद्ध ज़्यादा होता है साम्राज्यों में। इसके साथ ही जो साम्राज्य होते हैं ना, वो अपने आप को संप्रभु मानते हैं, अपने आप को पूरी तरह सॉवरेन या सर्वोच्च शक्ति के रूप में देखते हैं, अपने आप को पूरी तरह वैध शासक ठहराते हैं, अपने आप को वैध मानते हैं पूरा। ठीक है, लेकिन वो दूसरे को मान्यता नहीं देते। मैक्सिमम टाइम आप देखोगे कि जो साम्राज्य हैं वो खुद को मान्यता देते हैं कि हम एक साम्राज्य हैं, हम यहाँ के मतलब हमारा अधिकार है, सब कुछ है, लेकिन साम्राज्य दूसरों को मान्यता नहीं देते या दूसरों को बिल्कुल समान नहीं मानते हैं अपने। मैक्सिमम टाइम आप देखोगे, हालांकि साम्राज्यों में भी कई सारी स्वीकृतियाँ होती हैं, मान्यता दी जाती है, लेकिन फिर भी एक साम्राज्य अपने से दूसरे साम्राज्य को समान एक जैसा नहीं मानता। तो इस तरह वो एक पक्षवाद की प्रवृत्ति की ओर अग्रसर होते हैं। मुंकलर के अनुसार साम्राज्यों को अपना अस्तित्व कायम रखने के लिए कई मानदंडों को पूरा करना चाहिए। उन्हें अपने क्षेत्र को आर्थिक, सांस्कृतिक, प्रशासनिक रूप से शाही नियंत्रण में एकीकृत करना चाहिए। मतलब ये कि मुंकलर एक जो विद्वान है वो कह रहे हैं कि जो साम्राज्य हैं उन्हें कई सारे नियम वगैरह का पालन पूरी तरह करना चाहिए, कई सारे जो मानदंड वगैरह हैं उन्हें एक जो स्टैंडर्ड होता है उसे पूरा करना चाहिए अपने साम्राज्य के लिए, ताकि वो अपने साम्राज्य का अस्तित्व बनाए रखें। यहाँ यही कहा जा रहा है कि मुंकलर कह रहे हैं कि जो साम्राज्य है उसे अपने आर्थिक, सांस्कृतिक और प्रशासनिक जो भी मतलब कार्य हैं उस पर एक शाही नियंत्रण, कड़ा नियंत्रण होना चाहिए, ताकि उसे एकीकृत किया जा सके, ताकि देश की या साम्राज्य की पूरी गतिविधियों को एकीकृत यानी कि सही से नियंत्रित कर एक केंद्र सरकार के हाथों में रखा जा सके। ये साम्राज्य क्रूर और तुलनात्मक रूप से शांतिपूर्ण, केंद्रीकृत और विकेंद्रीकृत, प्राचीन और आधुनिक रहे हैं। देखिए दोस्तों, ये जो साम्राज्य हैं इनकी जो विशेषताएं हैं वो कई बार क्रूर भी रहे हैं, तुलनात्मक रूप से कई सारे दूसरे साम्राज्य हैं वो शांतिपूर्ण भी रहे हैं, कई सारे जो साम्राज्य रहे हैं वो केंद्रीकृत रहे हैं। केंद्रीकृत का मतलब होता है, केंद्रीकृत का मतलब यही है कि जो जहाँ पर एक व्यक्ति या जो कुछ व्यक्ति हैं गिने चुने, वो सारी की सारी शक्ति अपने हाथ में रखते हैं। जैसे कि कई बार कई शक्तिशाली राजा हुए हैं जो सारी शक्ति अपने हाथ में रखते हैं। कई बार विकेंद्रीकृत साम्राज्य भी देखा गया है, जहाँ पे दूर दराज के इलाकों में कई सारे अलग अलग नियमों के द्वारा भी शासन व्यवस्था चलाई जाती रही है। इसके साथ ही कुछ प्राचीन और आधुनिक साम्राज्य रहे हैं। इन साम्राज्यों में समुद्री शक्ति द्वारा स्थापित भू साम्राज्यों के बीच एक महत्वपूर्ण अंतर किया गया है, जिसमें एक ऐसे क्षेत्र शामिल हैं जो कि स्वदेश से बहुत दूर रहते हैं, जैसे कि ब्रिटिश साम्राज्य एवं वे साम्राज्य जो भूमि शक्ति द्वारा स्थापित हुए, जिसमें केवल सन्निहित क्षेत्र जैसे ऑस्ट्रो हंगेरियन साम्राज्य या रूसी साम्राज्य की तरह सम्मिलित है। एक साम्राज्य का विचार साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद और वैश्वीकरण जैसे अन्य विचारों से जुड़ा है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे एक अंतर किया जा रहा है नॉर्मली साम्राज्यों में और जो समुद्री शक्तियों यानी कि जो ब्रिटेन, फ्रांस, जो यूरोपीय शक्तियाँ थीं, जब उनके द्वारा साम्राज्य स्थापित किए गए अफ्रीका, अफ्रीका, एशिया, लैटिन अमेरिका, यहाँ पर प्रमुख रूप से जो उपनिवेश वगैरह या साम्राज्य बनाए गए, इसमें थोड़ा अंतर किया गया है। जैसे कि जो नॉर्मली अभी हमने साम्राज्य की डेफिनेशन पढ़ी, साम्राज्य का अर्थ पढ़ा, ये तो होते ही थे ही साम्राज्य, ठीक था, लेकिन जो समुद्री शक्तियों ने जो साम्राज्य स्थापित किए थे साम्राज्यवाद के अंतर्गत, वो थोड़ा अलग था। वो ऐसा साम्राज्यवाद था कि उसमें क्या था, जैसे कि ब्रिटेन जो है वो यहाँ पर है, जैसे कि ब्रिटेन मैंने आपको दिखाया था मैप, जैसे कि जो ब्रिटेन था, या जो फ्रांस का उदाहरण ले लेते हैं, फ्रांस के बाद समुद्र थोड़ा सा है, उसके बाद ब्रिटेन है, तो यहाँ पे देखिए फ्रांस यहाँ पर है, और फ्रांस के कई जो इंडोनेशिया हो गया, दूसरे जो क्षेत्र हो गए, इंडोनेशिया नहीं, इंडो चाइना का जो क्षेत्र है, वियतनाम, लाओस, कंबोडिया, वहाँ पर फ्रांस का शासन था। तो फ्रांस यहाँ था, लेकिन फ्रांस शासन वहाँ कर रहा था, एक एशिया में। तो मतलब इतनी दूर साम्राज्य फैला था, इस बात को समझिए।
फ्रांस है यहाँ, लेकिन अफ्रीका के कई सारे देशों में फ्रांस का कब्जा था। तो एक पर्टिकुलर उदाहरण मैं आपको यहाँ पर दे रहा हूँ कि एक पर्टिकुलर देश है इतना दूर, उसका मेन कंट्री कहीं और है, लेकिन वो दूसरी जगह शासन कर रहा है। अपनी जगह भी शासन हो ही रहा है वहाँ पर, लेकिन दूसरी जगहों पर शासन कर रहा है, दूसरे देशों को पर कब्जा या साम्राज्य के रूप में उनको अपने अंडर में रखा है। तो ये थोड़ा अलग तरह का साम्राज्य होता है। इसे हम साम्राज्यवाद या उपनिवेशवाद कहते हैं। तो यहाँ पे ये आपको समझ में आया होगा। इसी के साथ कई बार ऐसा भी हुआ कि मतलब ज़मीनी स्तर, जैसे कि यहाँ पे ब्रिटेन वगैरह का उदाहरण मैंने दिया कि ब्रिटेन वगैरह बहुत दूर थे, लेकिन कई बार ज़मीनी स्तर पर भी जो साम्राज्य स्थापित किए वो बहुत थोड़े अलग थे। जैसे कि स्वदेश मेन है ये है, लेकिन आसपास के कई सारे देशों को भी साम्राज्य में शामिल किया, लेकिन मुख्य भूमिका यहीं पर निभाई। आसपास के जो देश थे इनको बस एक तरह से अपने अंडर में रखने का प्रयास किया गया। तो ये ऐसे भी साम्राज्य होते हैं, तो ये भी थोड़ा सा अलग था साम्राज्य के डेफिनेशन में। तो जो भी हो, यहाँ तक आपको नॉर्मली बात समझ में आ गई होगी। ब्रिटिश साम्राज्य का एक उदाहरण लेकर आप समझ सकते हैं सारी बातें। यहाँ पे एक चीज़ बताया गया है कि ये एक साम्राज्य का विचार साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद और वैश्वीकरण, मतलब यही है कि यहाँ पे जो उदाहरण दिया, जैसे कि ब्रिटिश साम्राज्य था तो ये साम्राज्यवाद का उदाहरण था, उपनिवेशवाद का उदाहरण था, वैश्वीकरण का भी उदाहरण था, मतलब चीज़ों का लेन देन बढ़ा विश्व में। दूसरी ओर यह साम्राज्यवाद राज्यों के मध्य अनुचित संबंधों की स्थापना और रखरखाव से संदर्भित करता है। यह जरूरी नहीं कि एक सम्राट या साम्राज्यगी के नेता के रूप में राज्य की कार्यवाही की जाए। जैसे कि ब्रिटेन वगैरह का जो साम्राज्य था दोस्तों, वो कैसा था, वो अनुचित राज्य व्यवस्था था। जैसे कि ब्रिटेन के साम्राज्य में भारत ब्रिटेन का एक हिस्सा था उस समय, ठीक है, ब्रिटेन साम्राज्य में भारत भी शामिल था उस समय, लेकिन ब्रिटेन वासियों ने मतलब औपनिवेशिक टाइम पर क्या किया, भारत को लूटा, शोषण किया भारत का, और ब्रिटेन को उन्नत बनाया। तो ये भेदभावपूर्ण था। ऐसे साम्राज्य भेदभावपूर्ण ही कहे जाएंगे। लेकिन जब हम अशोक वगैरह की बात करते हैं तो ऐसा थोड़ी ना है कि जहाँ पर अशोक बैठते थे बस जो पाटलिपुत्र वगैरह का जो एरिया था, तो बस उसी को मतलब उन्होंने मतलब भव्य बनाया हो, सिर्फ वहीं का विकास किया हो, दूसरे क्षेत्र को भूल गए हों, तो ऐसा तो नहीं था ना। तो यहाँ पे ये जो साम्राज्यवाद था, ये भेदभावपूर्ण वाली व्यवस्था के अंतर्गत साम्राज्यों का निर्माण करता है। यहाँ पर ऐसा नहीं कि जो प्रमुख राजा है, प्रमुख जो सम्राट है या जो रानी है वहाँ की, वो प्रमुख नेता के रूप में कार्य करे। जैसे कि भारत में क्या था, ब्रिटेन की संसद, ब्रिटेन के सम्राट के अंडर में कोई वायसराय या गवर्नर जनरल शासन कर रहा था। तो ये ऐसी चीज़ें दिखाई देती हैं ऐसे साम्राज्यवाद में। तो यहाँ पर हमने दोस्तों साम्राज्य का अर्थ समझ लिया अच्छे से। साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद को भी हमने अलग से कॉन्टेक्स्ट में देखा कि साम्राज्यवाद से थोड़ा अलग पड़ जाता है उपनिवेशवाद या साम्राज्यवाद। और यहाँ पे हमने साम्राज्य और राष्ट्र राज्य के अंतर को अच्छे से समझ लिया। इस वजह से आपको साम्राज्य का अर्थ काफ़ी स्पष्ट हो गया होगा। यहाँ पर जितनी भी बातें बताई वो सारी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जो भी बातें आपको हर पॉइंट में समझ में आ रही हैं आप उसे नोट डाउन कीजिए, इतना इनफ होगा, क्योंकि बहुत सारी बातें हार्ड लगती हैं और वो लाजमी है, हार्ड हैं वो, और उसको आप अपने अकॉर्डिंग बनाकर कर सकते हो। जो बात आपको उस पॉइंट में, जैसे कि पॉइंट 1 है तो पॉइंट 1 में जितनी बातें आपको समझ में आ रही हैं आप उसको अपने नोट में शामिल करो या आप उसको लिखो एग्जाम में। ज़रूरी नहीं कि डिट्टो आप यही याद करो। तो आई होप आप मेरी बात समझ रहे होंगे। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दें। थैंक यू।